नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो भाई जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था, मैं आपके लिए साइंस यानी कि विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेकर के आऊंगा जो आपकी रेलवे की परीक्षा, बैंकिंग की परीक्षा या वह सभी परीक्षाएं जहां पर साइंस पूछी जाती है। कुछ ऐसे सवाल होंगे, ये सारे के सारे सवाल आपकी कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में हिट करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो नंबर है, वीडियो नंबर 2 है और हमारी सीरीज चल रही है सिर्फ अभ्यास नो बकवास सीरीज। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वह टॉपिक होगा परमाणु, द्रव्यमान और संरचना। तो आज इस वीडियो का जो ये पार्ट नंबर है परमाणु, द्रव्यमान और संरचना का, यह आपका आज का पार्ट नंबर फर्स्ट है। इस फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के 25 नंबर तक के क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं और पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर यह है जिसपे आपको बताना है। सवाल है आपका यह है, 45 ग्राम जल में, ठीक है, हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन है आपका 16 के प्राप्त ग्राम अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपसे पूछा क्या है, ग्राम अणुओं की संख्या पूछी है। तो भाई ग्राम अणुओं की संख्या आप कब निकाल पाओगे, जब आपको फॉर्मूला पता हो। तो ग्राम अणु के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। ग्राम अणु की संख्या बराबर होता है ग्राम में द्रव्यमान, ग्राम में मास या द्रव्यमान, ठीक है, अपॉन किसके होता है, यौगिक का अणुभार, यौगिक का अणुभार। अब देखो मेरे प्यारे बंधु, यहाँ पर जो आपका ग्राम में द्रव्यमान है वो कितना दिया हुआ है, वो आपका 45 दिया हुआ है। अब किस यौगिक की यहाँ पे बात कर रहा है, यानी कि जल की बात कर रहा है। तो जल का आप अणुभार निकालोगे तो कितना आएगा, जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2 होता है। तो H की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस ऑक्सीजन की वैल्यू 16 यानी कि परमाणु भार। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 2 हो जाएगा और 16 17 18 यानी कि इसका अणुभार कितना आ गया, 18 यानी कि 45 बटे का 18। अब इसको जब आप कट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2.5, यानी कि इसके लिए जो सही उत्तर जाएगा वह जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी के लिए 2.5 इसकी वैल्यू निकल के आएगी। आई होप आपको यह चीज़ बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि अगर किसी भी सवाल में आपसे ग्राम अणु की संख्या पूछता है या अणुओं की संख्या पूछता है तो आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करके निकाल सकते हो, यानी कि ग्राम में द्रव्यमान और यौगिक का अणुभार, यौगिक का अणुभार भी आप आसानी से निकाल सकते हो। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगले सवाल में आपसे पूछा है, यहाँ पर आपको बताना है, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ ताकि चीज़ें बड़ा मज़े से होती रहें। अगले सवाल में आपको बताना है, बहुत ही आसान सवाल है, छोटा सा सवाल है। यहाँ पर आपको बताना है गैस के 6.023 इंटू 10⁻23 अणु से STP यानी कि मानक तापमान दाब का कौन सा आयतन घेरेगा। ठीक है, यहाँ पर पूछा है 6.023 इंटू 10⁻23 अणु से STP मानक ताप दाब का कौन सा आयतन घेरेगा। ऑप्शन आपको दे रखे हैं 22.4 लीटर, 224 लीटर, 2.24 लीटर, या फिर आपसे ऑप्शन दे रखा है 0.224 लीटर। तो देखो भाई यहाँ पे आपका आवेगैद्रो का नियम लगा और आवेगैद्रो के अनुसार या आवेगैद्रो ने जो निकाला था वह था आपका 22.4, और 22.4 आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, तो भाई 22.4 आपका दे रखा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं और अगला सवाल आपको यहाँ पर दे रखा है, किसी तत्व में परमाणु भार, ठीक है, किसी तत्व में परमाणु भार डैश के कारण होता है। अगर कोई तत्व है उसमें परमाणु भार जो होता है वह किसके कारण होता है, सवाल में आपसे यह पूछा है। तो देखो भाई जो परमाणु भार होता है, परमाणु भार आपका होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का जो योग होता है, यही आपका परमाणु भार के इक्वल होता है। यानी कि अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अगर आप जोड़ दोगे तो वो आपका परमाणु भार हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड जो है यह आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है, नाभिकीय रिएक्टर के विनिर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर के विनिर्माण में निम्न में से कौन सा तत्व अनिवार्य है। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो भाई नाभिकीय रिएक्टर के विनिर्माण में जो तत्व अनिवार्य है वह है आपका जर्कोनियम। कौन सा तत्व, जर्कोनियम जो है नाभिकीय रिएक्टर के विनिर्माण में एक प्रकार का अनिवार्य तत्व है। चलिए अगला सवाल करते हैं और अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर जिसमें आपको बताना है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसके द्वारा की गई थी। रेडियोधर्मिता की खोज किसके द्वारा की गई थी, ऑप्शन आपके दे रखे हैं बेक्वेरेल, रदरफोर्ड, क्यूरी। तो देखो भाई जो रेडियोधर्मिता की खोज की गई थी यह की गई थी हेनरी बेक्वेरेल के द्वारा। किसके द्वारा, हेनरी बेक्वेरेल के द्वारा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, हेनरी बेक्वेरेल के द्वारा 1896 में रेडियोधर्मिता की खोज की गई थी। तो यहाँ पर एक सवाल और बन जाता है कि जो भाई जो आपके रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं, ठीक है भाई, कौन से पदार्थ, रेडियोधर्मी जो आपके पदार्थ होते हैं इनको किस पात्र या किस धातु के पात्र में रखा जाता है। तो इसका उत्तर अगर आपको पता है कि जो आपके रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं इनको किस धातु के पात्र में रखते हैं, तो इसका आंसर आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताइए। चलिए अगला सवाल करते हैं और अगला सवाल है यहाँ पर आपका यह है, सूर्य में नाभिकीय ईंधन है। ठीक है, सूर्य में नाभिकीय ईंधन है, या सूर्य में नाभिकीय ईंधन का स्रोत क्या है। तो भाई देखो सूर्य में जो नाभिकीय ईंधन का स्रोत है वह है आपका हाइड्रोजन। क्या है भाई, हाइड्रोजन जो है सूर्य में आपका नाभिकीय ईंधन का स्रोत है। जो ये हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन के नाभिक संलयित होकर के हीलियम का निर्माण करते हैं। जो हाइड्रोजन होता है यह आपका संलयित होकर के हीलियम का निर्माण करता है। ठीक है, यहां तक आपको चीजें स्पष्ट हो गई। और सूर्य में नाभिकीय ईंधन का स्रोत क्या है, यही आपसे पूछा था, तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगले सवाल में आपको बताना है, अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर यह है जिसमें आपको बताना है कि
एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है। एक परमाणु द्रव्यमान को किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है? जैसे मान लो आप मार्केट गए, कुछ लेने गए, सब्जी लेने गए, मान लो आप आलू लेने जाते हो तो मार्केट जाते हो तो आप बोलते हो ना कि भैया हमें 1 किलो आलू दे दो, यानी कि आलू को आपने क्या बोला 1 किलो। जैसे मान लो दूध लेने गए तो आप बोलते हो भैया 1 लीटर हमें दूध दे दो। तो उसी प्रकार से जो एक परमाणु होता है, एक परमाणु को किस यूनिट में व्यक्त करते हैं, तो बड़े आसान सवाल है। आप बड़े प्यार से बोल दोगे कि भाई यहाँ पे AMU में व्यक्त करते हैं। किसमें व्यक्त करते हैं? AMU में। ओके, चलिए अगला सवाल करते हैं। यहाँ पर दे रखा है न्यूट्रॉन वे कण है, ठीक है, न्यूट्रॉन वे कण है जिनमें ऋणात्मक आवेश होता है, जिनमें धनात्मक आवेश होता है, जिनमें कोई आवेश नहीं होता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो यहाँ पे न्यूट्रॉन, अब न्यू से जो ना वर्ड दिया इससे समझो मतलब नहीं है आवेश, यानी कि न्यूट्रॉन में आपका कोई भी आवेश नहीं होता है। अब अगर प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन के P से समझो पॉजिटिव, तो यानी प्रोटॉन में आपका पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन में आपका निगेटिव चार्ज होता है। यहां तक चीजें स्पष्ट हैं। अगला सवाल आपको दे रखा है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? जो आपका हाइड्रोजन बम होता है यह आपका किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन आपको दे रखे हैं, नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया पर, नियंत्रित विखंडन अपक्रिया पर, अनियंत्रित विखंडन अपक्रिया पर, नियंत्रित संलयन अपक्रिया पर या फिर अनियंत्रित संलयन अपक्रिया पर। तो जो आपका हाइड्रोजन बम होता है, हाइड्रोजन बम आपका काम करता है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर। किस पर काम करता है? अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आपका हाइड्रोजन बम काम करता है। ठीक है, चीजें समझ आ रही हैं आपको? चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर 9वें के लिए आपका सही होगा कुछ ऑप्शन नंबर 4, यानी कि हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर काम करता है। चलिए अगला सवाल देखो, यहाँ पे आपको दे रखा है, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संदर्भ है अभिन्यास से, आकृति से, अमाप से या फिर चक्रण से। तो भाई जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है, चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध होता है आपके अभिन्यास से। किससे होता है? अभिन्यास से आपके चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। इसके बाद अगला सवाल दे रखा है, भारी जल एक प्रकार का है। तो भाई जो भारी जल होता है आपका, भारी जल क्या होता है? तो भारी जल भी आपको पता होना चाहिए। तो भारी जल का फॉर्मूला होता है आपका D2O। और भारी जल है क्या? तो भाई भारी जल जो है यह है आपका एक प्रकार का मंदक जो कि आपके नाभिकीय रिएक्टरों में प्रयोग किया जाता है। चीजें आपको स्पष्ट होंगी। चलिए अगला सवाल करते हैं, तब तक मैं यहाँ पे थोड़ा सा साफ कर लूँ ताकि आपको ज़्यादा मजा आए। ठीक है, चलो अगला सवाल करो। अगले सवाल में आपको दे रखा है, ऐसे परमाणु को जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, ऐसे परमाणुओं को क्या कहते हैं? तो देखो भाई, जिनमें परमाणु जिन परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान हो परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या समान ना हो, ऐसे तत्वों को क्या बोला जाता है? तो ऐसे तत्वों को प्यारे साथी बोला जाता है समस्थानिक। क्या बोला जाता है? समस्थानिक ऐसे तत्वों को बोला जाता है। चलिए अगला सवाल करते हैं, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है यह, जिसमें आपको बताना है, ये एक प्रकार का न्यूमेरिकल आपको दे रखा है। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पे आपको बताना है, पेन थोड़ा सा चला जाता है, गायब हो जाता है। किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का 273 डिग्री परम ताप पर आयतन 25 ml है। यदि दाब स्थिर रखा जाए तो 546 परम ताप पर उसी गैस के द्रव्यमान का आयतन क्या होगा? एक बार फटाफट से सवाल को पुनः पढ़ता हूँ। किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का 273 डिग्री सेंटीग्रेड पर परम ताप आयतन 25 ml है। यदि ताप स्थिर रखा जाए तो 546 परम ताप पर उसी गैस का द्रव्यमान क्या होगा? तो भाई आपको याद होगा पिछले वीडियो में और पहले ही सवाल में, पिछले वीडियो के पहले ही सवाल में मैंने आपको कुछ नियम बताए थे, चार्ल्स के नियम, बॉयल्स के नियम, गैलुसॉफ के नियम, एवोगैड्रो के नियम। तो ये सवाल में जो नियम मैंने बताए थे और उनके जो फॉर्मूले बताए थे, इसी वजह से बताए थे कि ये आपके आगे आने वाले सवालों में लग सकते हैं। ठीक है, तो मैंने सवाल को पढ़ा, जब सवाल को पढ़ा और इसको डिफिनीशन को रिलेट किया तो मैंने ये पाया कि यहाँ पर भाई जो नियम लग रहा है यह आपके चार्ल्स चाचा का नियम लग रहा है। किसका नियम लग रहा है? चार्ल्स चाचा का नियम लग रहा है। और चार्ल्स चाचा का नियम बोलता क्या है? तो भाई चार्ल्स चाचा का नियम आपका बोलता है कि स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। और चार्ल्स चाचा का जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था? तो उन्होंने फॉर्मूला दे गए थे, मरते मरते फॉर्मूला दे गए आपके पढ़ने के लिए, हमारे पढ़ने के लिए। वो फॉर्मूला भी देख लो, क्या फॉर्मूला था? V1 अपॉन का T1 इक्वल टू का V2 अपॉन का T2, यही फॉर्मूला था। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी वैल्यूज दे रखी हैं। V1 की वैल्यू आपको कितना दे रखा है? 25 है ना। T1 की वैल्यू आपको कितना दे रखा है? 273 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू V2 आपसे सवाल में पूछ रहा है, T2 की वैल्यू आपको कितना दे रखा है? 546। तब आप इसको सॉल्व कर लो फटाफट से, क्या बन जाएगा? V2 इक्वल टू आपका बन जाएगा 25 इंटू का 546 अपॉन में कितना हो जाएगा? अपॉन में हो जाएगा आपका 273। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 50 ml, यानी कि 50 कहीं दे रखा है, हाँ दे रखा है भाई, ऑप्शन नंबर सेकंड में आपका दे रखा है 50। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 50 ml, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं, और अगले सवाल में आपको बताना है, यहाँ पर भी बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पर आपको दे रखा है 90 किलोग्राम पानी से प्राप्त की जा सकने वाली ऑक्सीजन की मात्रा क्या है? यानी कि 90 किलोग्राम पानी है, उससे आप कितनी ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ पे भी क्या करना होगा? आपको अणुभार निकालना होगा। अणुभार किसका निकालोगे? पानी का मतलब क्या हो जाएगा? H2O, और H2O का अभी जस्ट मैंने आपको अणुभार बताया था, कितना आया? H2O का अणुभार आया 18। अब 18 किलोग्राम पानी में ऑक्सीजन कितनी है भाई? ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 16। अगर 18 किलोग्राम पानी में ऑक्सीजन की वैल्यू है 16, ठीक है, 18 किलोग्राम पानी में ऑक्सीजन की वैल्यू है 16 और पूछ कितने में रहा है? 90 में पूछ रहा है, तो इसका हम 90 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 18 पंचे 90, 16 पचाई 80, यानी कि यहाँ पे 80
80 किलोग्राम ऑक्सीजन जो है 90 किलोग्राम पानी से मिलेगी। चीज़ें स्पष्ट हैं? होपफुली आपको बिल्कुल समझ आ रहा होगा, चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। तो यहाँ पे जो सही उत्तर जाएगा वह जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के लिए, यानी कि 90 किलोग्राम 90 किलोग्राम पानी से जो आपको ऑक्सीजन मिलेगी वह कितनी मिलेगी? 80 किलोग्राम। ठीक है, चीज़ें आई होप समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल आपको यहाँ पे दे रखा है एक दो गुब्बारों को हाइड्रोजन तथा हीलियम के समान ग्राम अणुओं से भरा जाता है। दोनों में एक ही आकार के छेद किए जाते हैं, तो सबसे पहले कौन सा गुब्बारा संकुचित होगा? तो भाई सीधा सा सवाल है, जो गैस हल्की होगी वही गुब्बारा आपका सबसे पहले संकुचित होगा। तो अगर देखा जाए हीलियम की तुलना में जो हाइड्रोजन है यह आपकी हल्की है, तो यहाँ पे जो सबसे पहले संकुचित होगा यह होगा आपका हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। चलो अगला सवाल करो। अगला सवाल है यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित प्रतिदर्शों में से किसमें परमाणु संख्या सबसे अधिक होगी? तो भाई जिसका परमाणु भार या परमाणु संख्या सबसे अधिक होगी उसी की परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होगी। तो यहाँ पे जो आपका रजत दे रखा है, रजत बोले तो चांदी, और चांदी का कितना होता है परमाणु संख्या? चांदी होती है Ag 47। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका यही हो जाएगा। 17 नंबर में दे रखा है आपको निम्नलिखित में से कौन सा एक विन्यास उत्कृष्ट गैस को निरूपित करता है? निम्न में से कौन सा एक उत्कृष्ट गैस को निरूपित करता है? अब देखो उत्कृष्ट गैस को निरूपित करने वाला आपका कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। क्यों? 2 दूनी 4 और 6 4 10। तो यह जो है यह आपके उत्कृष्ट गैस को निरूपित करता है। चलिए चीज़ें समझ आ रही हैं? अगर समझ आ रही हैं तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ हो सके तो इसको शेयर भी कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए आगे ऐसे ही वीडियो लेकर के आता रहूं। चलो भाई देखो अगला सवाल क्या दे रखा है। मुख्य क्वांटम संख्या n से प्रदर्शित ऊर्जा स्तर में कक्षकों की कुल संख्या क्या होगी? ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या n से प्रदर्शित ऊर्जा स्तरों में कक्षकों की कुल संख्या क्या होगी? तो भाई यहाँ पर जो होगी n होगी। क्या होगी? n। अब जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू आप कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 etc कुछ भी हो सकती है। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो होगी n बराबर वैल्यू है। ओके चलो अगला सवाल करो। सूर्य में असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, पेट्रोल, गैस या फिर रासायनिक ऊर्जा? तो देखो मेरे प्यारे मित्र, जो सूर्य में अन्य असीमित ऊर्जा का जो स्रोत है वह है आपका नाभिकीय संलयन। कौन सी प्रक्रिया? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन जो है सूर्य में असीमित ऊर्जा का स्रोत है। अगला सवाल दे रखा है, यहाँ पर आपको बताना है निम्न में से किसी एक कक्षक की त्रिज्या हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोहर कक्षक के समान होगी? तो यहाँ पर इसके लिए जो आपका सही उत्तर जाएगा वह जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 के लिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। और अगला सवाल आपको यहाँ पर दे रखा है निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होगी? यानी कि कौन सी किरणें जो हैं मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक या भेदन क्षमता किसकी सबसे ज़्यादा अधिक होगी? अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या फिर न्यूट्रॉन? तो न्यूट्रॉन तो भाई होगा नहीं, अल्फा बीटा गामा में ही कोई होगा। तो जो गामा किरणें हैं, गामा किरणों की भेदन क्षमता अल्फा और बीटा किरणों की अपेक्षा कहीं ज़्यादा होती है। तो सही उत्तर आपका गामा किरणें। चलिए अगला सवाल करते हैं। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? तो भाई बहुत ही आसान सवाल है। मनुष्य के लिए जो सबसे ज़्यादा हानिकारक विकिरण है वह है आपका पराबैंगनी विकिरण। ठीक है, तो यहाँ पे एक सवाल और उपज जाता है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को कौन सी परत रोकती है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को कौन सी परत रोकती है? अगर उत्तर पता है तो फटाफट से बिना शर्माए बिना डरे हुए कमेंट बॉक्स पर टाइप कर दो। चलो अगला सवाल है यहाँ पे परम ताप वह शुरुआती बिंदु परम ताप वह शुरुआती बिंदु कौन सा है जहां पे सभी आणविक गति बंद होती हैं? ठीक है, परम ताप का वह शुरुआती बिंदु कौन सा है जहां पे सभी आणविक गति बंद होती हैं? तो भाई यह जो सभी आणविक गति बंद होती हैं वह होती हैं परम शून्य ताप पर। काहे पर होती हैं? परम शून्य ताप, यानी कि 273 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इस माइनस का 273 डिग्री सेंटीग्रेड को ही परम शून्य ताप बोला गया है। और इस स्थिति में जो आपकी सभी आणविक गति होती हैं वो बंद हो जाती हैं, क्योंकि माइनस 273 डिग्री में यार क्या मूवमेंट होगा? कुछ नहीं होगा, सब कुछ जम जाता है ना? तो इसके लिए सही उत्तर होगा आपका परम शून्य ताप, यानी कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग